वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का सेट 3 का मॉडल पेपर। ठीक है, आज थोड़ा बहुत दिन बाद स्टार्ट किए हैं क्योंकि थोड़ा बीच में तबीयत ख़राब था तो नहीं कंटिन्यू कर पाए। और सेट 1 2 ये कंप्लीट हो गया, बाकी अदर सब्जेक्ट का कंप्लीट है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। बाकी इंस्ट्रक्शन तो आप लोगों को पता है ही, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को ही देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, आपतन कोण का मान 60 है तो परावर्तन का मान बताना है। तो अब देखते हैं कि ऐसा समतल दर्पण है। ठीक है, तो उधर से ये जो आपतित किरण है और यहाँ पे टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होती है, तो यह फिगर थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन पाया है, तो आप ऐसे देख लीजिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण है, जो कोण बनता है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। बस आपको यही समझना है। तो 60 डिग्री है तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो फोकस हो जाएगा सेकंड का ए नंबर। थर्ड, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोग पढ़े ही हैं, फोकस जो है F=R/2 होता है। ठीक है, फोकस दूरी बराबर जो है आपका क्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो R का वैल्यू अगर 54 है, 54 है, तो 2 से भाग कर दीजिए। तो 54 को 2 से भाग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 27। तो थर्ड का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, 4 नंबर में है अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए जिससे उसके सामने आकार का उसी मतलब उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण पे कहाँ पे रखा जाए। तो मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ, ये फिगर बनाना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे आपका ये जो बनेगा और यहाँ से बिंदु स्टार्ट हुआ है, तो देखिए ये जो बनता है वो आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, यानी कि हम लोग वक्रता केंद्र पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा समान आकार का और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो 4 का सी नंबर चूज कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। 5th नंबर में है अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का जो उपयोग है उसको भी जरूर याद कीजिएगा, ये देखिएगा हर सेट में रिपीट कर रहा है। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखिए आपका गाड़ी के हेडलाइट में हो जाएगा, तो 5 का बी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद है प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। ये घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चले तो वायु हो जाएगा। तो 7 नंबर का सी नंबर चूज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर में उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, अगर हम लोग ये जो है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस पे। ठीक है, तो 8 नंबर का बी चूज कर लीजिए। 9 देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो पता ही होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। तो 9 का सी नंबर चूज कर लीजिएगा। 10 में देखिए, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो इसका जो आवर्धन है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका बी नंबर चूज कर लीजिएगा। अब आगे 11 देखिए, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आपका दृष्टि पटल जो है, दृष्टि पटल पटल पे ही प्रतिबिंब बनता है। तो 11 का ही नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद है 12, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये दोनों आपका नेत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो निकट दृष्टि दोष अवतल से और दूर दृष्टि दोष उत्तल से। ठीक है, आगे है आपका सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, तो दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है। अपने आंखों से हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, तो दूर बिंदु कोई निश्चित नहीं है। और निकट बिंदु पूछा जाए तो निकट बिंदु आपका है 25 सेंटीमीटर, तो इसको नोट रखिएगा। 40 नंबर है, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है।
तो हमें ऊर्जा किस जैव प्रक्रम से मिलती है? आप लोग तो सोचिए, खाते हैं तो खाना पच जाता है तो उससे ऊर्जा मिलेगा पाचन से, लेकिन नहीं, हम लोग को ऊर्जा श्वसन से मिलता है। ठीक है, श्वसन में मौजूद ऑक्सीजन के कारण पाचन से ग्लूकोज मिलता है, उसके बाद मेन काम श्वसन से ही होता है। ठीक है, तो 14 का ए लिख लीजिएगा। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो वो जो चिप्स लेस कुरकुरे होता है उसमें डाली जाती है नाइट्रोजन गैस, ये भी याद रखिएगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखिए आपका संयोजन अभिक्रिया है। एक तो वो होता है लोहा होता है, ऊपर से जो है मॉइस्चराइज एयर, नम हवा, ये सब मिल करके उसमें जंग लग जाता है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन हो रहा है, ठीक है, वो बताना है किस पदार्थ का इसमें उपचयन है। तो देखिए यहाँ ZnO है और यहाँ C है, ये दोनों मिक्स हो गया तो CO अलग बन गया और Zn अलग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपचयन हो रहा है वो आपका C कार्बन का है। ठीक है, तो 17 का बी नंबर आप चूज कर लीजिए। उसके बाद देखिए दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है तो आप लोग को पहले भी मैंने बताया संतुलित है या नहीं है, वो आप लोग उसके अणु परमाणु को गिन करके देख करके बता सकते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट ही में देखते हैं तो देखिए AgCl और इधर NaNO3 है, तो NO3 होना चाहिए यहाँ पे NO3, तो यहाँ NO3 मिल गया, तीन तीन मिल गया। ठीक है, ये NO3 मिल गया। Ag है, Na सोडियम है, Cl क्लोरीन है, तो यहाँ पे ये समीकरण संतुलित दिख रहा है। ठीक है, तो 18 का ए नंबर चूज कर लीजिएगा। 19 नंबर देखते हैं कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? भाई लौह चूर्ण यानी फेरिक प्लस HCl, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनेगा? लोहा है और ये HCl है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो अभी जो पीछे क्वेश्चन देखें कि अभी वो जंग लगना कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, तो बस उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिए बोलते हैं कह सकते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ये नोट कर लीजिएगा। अब बाकी मैं आपको क्लियर कर दूँ अगर कन्फ्यूज़न हो रहा तो। FeCl इधर चला जाता है, FeCl2 प्लस H, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, तो इसका आंसर 19 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर में देखिए दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? रंगीय सूचक जो रंग बताता है तो वो लिटमस पत्र है। ठीक है, नीला लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, अम्ल क्षारक का गुण को बताने के लिए। ठीक है, तो 20 का बी नंबर चूज कर लीजिएगा। अब हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो है CaSO4 इंटू हाफ H2O का उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये है 21 का सी नंबर। 22 में देखिए देखिए वही क्वेश्चन को पूछ दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यही सी नंबर CaSO4 इंटू हाफ H2 हो जाएगा, तो 22 का भी सी नंबर हो जाएगा। 23 में देखिए दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रहा है? ठीक है, यहाँ 2H2 है प्लस O2 है, ये दोनों आपस में मिलकर के H2O बन गया, तो यहाँ पे ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, आपस में मिल गया है। ठीक है, तो 23 का ए नंबर चूज कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फल जितने होते हैं, संतरा है, इमली है, ये सब इस तरह का जो भी खट्टा फल है उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो 24 का बी नंबर चूज कर लीजिएगा। 25 है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंडे का जो है कैल्शियम होता है, अंडा का छिलका, तो वही यहाँ पे आपस में अभिक्रिया कर रहा है। तो ये अभिक्रिया होने से मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा विलयन का उपयोग किया गया जिसमें वो दूधिया रंग निकला है। ठीक है, तो वो जो विलयन है वो आपका HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के को अगर अंडे के छिलके में मिक्स करेंगे तो जो चूने का पानी को दूधिया रंग कर देगा। ठीक है, तो 25 का बी नंबर चूज कर लीजिएगा। 26 में देखिए कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ठीक है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर दिया यानी वो अम्ल है, और अम्ल का पीएच कितना आपको वो पहले बताएं, एक पीएच स्केल होता है। ठीक है, 7 है, 7 से ऊपर गया तो वो क्षार है और 7 से कम रहा तो ये अम्ल है। यहाँ पे देखिए 7 से कम एक ही 2 नज़र आ रहा है तो ये हो जाएगा 2। 26 का आंसर सी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 27 में है कि अमीबा अपने
किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो भोजन का जो पाचन अमीबा करता है वो खाद्य रिक्तिका में करता है। तो 27 का डी नंबर चूज कर लीजिए। 28 है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है वो पेप्सिन है। ठीक है, पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद आप देखिए 29, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो किस जीव में है? ये आपका अमीबा में होता है। ठीक है, तो 29 का सी नंबर चूज कर लीजिए। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ईजी ही है, 4 कोष्ठ होते हैं, 2 नीलय 2 अलिंद। ठीक है, तो 30 का भी 4 नंबर डी नंबर चूज कर लीजिए। उसके बाद 31 में देखिए, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षार्य करता है? तो भोजन का माध्यम को क्षार कौन करता है? तो पित्त करता है। ठीक है, 31 का डी नंबर चूज कर लीजिए। 32 में है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र जो है मेरा, उसमें सबसे मुख्य रूप से किसका भूमिका है? तो वृक्क का है। ठीक है, किडनी। तो उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक इकाई वृक्क है। हाँ ठीक है, वृक्क नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप वृक्काणु हो जाएगा ना, वृक्क भी है वृक्काणु। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब सी नंबर वृक्काणु। ठीक है, 32 का सी नंबर ये चूज कर लीजिएगा। 33 में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ देखिए, भोजन का संवहन करता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, डी नंबर। मतलब कि भोजन का संवहन जो है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं किया जाता है, या नहीं पूछा है। तो ठीक है, डी नंबर चूज कर लीजिएगा 33 का। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग पौधा है? एक लिंग पौधा कौन है? तो पपीता होता है। ठीक है, पपीता एक लिंग पौधा होता है, इसको भी याद रखिएगा। 34 का बी नंबर। उसके बाद 35 में देखिए, दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो किस प्रकार का जनन को दर्शा रहा है? तो यहाँ मुकुल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तो देख करके ही पता चल रहा है कि मुकुलन हो रहा है। तो ठीक है, ये मुकुलन जनन विधि को दर्शा रहा है। तो 35 का बी नंबर चूज कर लीजिएगा। 36 में देखते हैं कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन करता है। ठीक है, तो ये हो गया 36 का ए नंबर। 37 में देखिए, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? ठीक है, मादा जनन तंत्र का भाग है। तो आपका ये गर्भाशय सबसे मेन है, गर्भाशय हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि बाकी ये मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी ये सब अलग है, गर्भाशय हो जाएगा। 37 का सी नंबर। 38 में देखिए, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? ठीक है सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, तो इसका आपका हो जाएगा नाभिक की ऊर्जा। 38 का बी नंबर चूज कर लीजिएगा। अब 39 में देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका सौर ऊर्जा है, यह आपका कभी खत्म नहीं होगा। 39 का डी नंबर हो जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ऊर्जा स्रोत का उदाहरण वो भी जैव मात्रा, तो ये नाभिक की ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का सी नंबर चूज कर लीजिएगा। तो आप लोगों का जो है साइंस का आज सेट 3 ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि पता है वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो, और अपने फ्रेंड लोगों के पास भी शेयर कर दें। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 9th 10th 11th 12th हर वीडियो का लगभग आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आप चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।